हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स। और क्लास 11th फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है समतल में गति। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में मैं एक और जो समतल में गति का उदाहरण होता है या समतल में गति का प्रकार होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। आज का क्लास भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए क्लास के लिए तैयार हो जाइए सभी बच्चे। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स मिस कर दिए हैं उन सबसे बोलूंगा कि आप YouTube चैनल पर जाएंगे, वहां आपको समतल में गति के जो पिछले हमारे जो 4 लेक्चर्स हैं वो चारों के चारों लेक्चर्स वहां आपको मिल जाएंगे। और संभवतः ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ये मैं चैप्टर केवल 5 लेक्चर्स में ही कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है मेरे द्वारा। अब चलिए आज के क्लास की बात करते हैं बेटा। ये जो लेक्चर नंबर 5 है, यहां मैं आपको समझाने वाला हूं एक समान वृत्तीय गति के बारे में। एक समान वृत्तीय गति भी क्या होता है? एक प्रकार का समतली गति होता है या द्विविमीय गति होता है। ठीक है, जो एक समान वृत्तीय गति है वो भी क्या होता है? द्विविमीय गति होता है। तो ये हमारा द्विविमीय गति का लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो लेक्चर है वो होने वाला है। आज हम पूरा का पूरा देखेंगे कॉन्सेप्ट एक समान वृत्तीय गति का, सर्कुलर मोशन का। ठीक है, ये हम आपको पूरा समझाने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ये वृत्तीय जो गति है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। तो सबसे पहली चीज वृत्तीय गति की परिभाषा, सर्कुलर मोशन का जो डेफिनेशन होता है क्या लिखा है बेटा, देखिएगा। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग में क्या करती है? गति करती है, या बोल सकते हैं कि वृत्ताकार मार्ग की परिधि पर गति करती है तो उसकी इस गति को बोला जाता है वृत्ताकार गति। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे वृत्ताकार गति के। ठीक है, वहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बोलते हैं जो हमारे गाड़ी है, साइकिल है, उनके पहिए हैं। ठीक है, पहिए के जो किनारे वाला भाग है, पहिया देखिए। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो बहुत लोगों को लगता है कि पहिया जो है वो वृत्तीय गति करता है, तो एक्चुअल में पहिया जो रहता है वो वृत्तीय गति नहीं करता है। पहिया जो होता है वो करता है बेटा घूर्णी गति। कौन सी गति करता है? घूर्णी गति करता है। वो एक अक्ष रहता है, एक एक्सल लगा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। एक्सल के चारों ओर राउंड करते रहता है, घूमते रहता है, वो होता है वहां रोटेशनल मोशन होता है। मगर जो गाड़ियों का और जो हमारे साइकिलों का जो पहिया होता है, जो व्हील्स होते हैं, उसके जो किनारे वाला भाग होता है, ठीक है, उसके किनारे वाला भाग, वो किनारे वाला जो भाग रहता है वो क्या करता है बेटा? सर्कुलर मोशन करता है। तो इसको हम यहां से समझ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ये होता है बेटा, हमारी जो घड़ी है, घड़ी के जो कांटे होते हैं, घड़ी में मालूम है आप सभी ने घड़ी देखा हुआ है, सभी के घरों में घड़ी है। घड़ी में कांटे जो होते हैं, हमारे पास सेकंड के कांटा हो, चाहे वो मिनट का हो, चाहे वो घंटे का कांटा हो, उस घड़ी के कांटे के नोक, जो किनारे का भाग रहता है, जो नोक, वो कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। यहां भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम बोलेंगे कि घड़ी के कांटे जो हैं वो वृत्तीय गति करते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग। एक्चुअल में घड़ी के कांटे करते हैं घूर्णी गति, और उनके नोक जो किनारे होते हैं, ठीक है, जो उसका सिरा होता है बेटा, वो करता है वृत्तीय गति। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल, ठीक है, सेम इसी तरह का हम और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। पंखे हैं हमारे पास में घरों में, ब्लेड्स, पंखे के ब्लेड्स घूर्णी गति करते हैं। पंखे के ब्लेड्स देखे ना, एक रॉड लगा रहता है, फिर चारों ओर ब्लेड से लगे रहते हैं, तो रॉड के परितः वो क्या करते हैं बेटा? घूर्णी गति करते हैं। मगर यहां भी हम बोल सकते हैं कि जो ब्लेड्स होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, उसका किनारे वाला भाग जो होता है, ठीक है, जो उसका किनारे वाला भाग होता है, वो किनारे वाला जो भाग होता है वो करता है वृत्तीय गति। तो समझ में आ गया होगा, मैंने 3 चीजें आपको बताई है बेटा। टायर हमारे गाड़ी के या साइकिल के, उसके किनारे का भाग कौन सी गति करता है? वो सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है। घड़ी के जो कांटे हैं, उनके नोक, उनके किनारे,
ठीक है, वो कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। हमारे जो पंखे हैं, ब्लेड्स हैं, उनके किनारे का भाग वो भी कौन सी गति करता है? वृत्तीय गति करता है। तो इस तरीके से हम वृत्तीय गति को समझ सकते हैं। यहां लिखा हुआ है बेटा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं, या वृत्ताकार मार्ग की परिधि पर गति करती है तो वृत्ताकार गति कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे बेटा, हमको यहां पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना यह है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, और वृत्तीय गति जो होती है, एक समान वृत्तीय गति, उसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु, जब कोई वस्तु बोलते हैं एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर समान समय अंतराल में समान चाल से क्या करती है? गति करती है तो उसकी गति क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति। चाहे बोलता है कि समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो बहुत छोटा क्यों ना हो, ठीक है, मगर उसकी चाल एक समान होनी चाहिए और गति कहां होनी चाहिए? वृत्ताकार पथ में होना चाहिए। तो हम उस गति को क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, यहां देखिए बेटा, मैं एक डायग्राम हमने बना के रखा हुआ है। देखिए एक केंद्र, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, इसका हम केंद्र मान के चलेंगे बेटा। इसका जो केंद्र है उसको हम ले लेते हैं यहाँ ओ, केंद्र को क्या ले लेते हैं बेटा? ओ मान के चलते हैं। कोई वस्तु यहां क्या कर रही है? एक समान वृत्तीय गति कर रही है। ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, वो वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है, एक बिंदु से चलना शुरू करता है। तो देखिए वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पर चलेगा और वापस उसी पथ का बार बार क्या करेगा बेटा? अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ये गति एक समान वृत्तीय गति होती है। अब यहां कुछ फैक्ट्स वाली बात है। एक समान वृत्तीय गति में बोलता है अगर हम इस वृत्त के किसी बिंदु पर वस्तु का वेग निकालेंगे, ठीक है, या वेग की दिशा देखेंगे, तो वेग की दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस वृत्त में ये एक बिंदु है, इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा ए, ये बिंदु को क्या नाम दे देता हूं? ए पर वस्तु का वेग देखेंगे तो देखो ए पर खींची गई स्पर्श रेखा दिखाई दे रही है, आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस दिशा में क्या बताता है बेटा? वस्तु का वेग। यहां एक और बिंदु ले लेते हैं हम, मान के चलो इसको हम बिंदु बी ले लेते हैं, तो इस पर जो वेग है ये तीर के निशान की दिशा में, ठीक है। ये एक बिंदु ले लेते हैं सी, इस पर वेग तीर के निशान की दिशा में, घूमकर आ जाएंगे यहाँ डी, इस पर वेग यहां भी तीर के निशान की दिशा में। इस तरीके से वृत्तीय गति करने वाले किसी कण पर वस्तु का जो वेग रहता है और उस वेग की दिशा होती है वो उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जो टेंजेंशियल लाइन होता है, स्पर्श रेखीय जो रेखा रहती है, स्पर्श रेखा रहती है, उसकी दिशा में होती है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलता है यहाँ, एक्सीलरेशन। किसकी बात होती है बेटा? एक्सीलरेशन या लगने वाला बल। वृत्तीय मार्ग में गति करने वाले कण पर जो बल कार्य करता है वो बल कार्य करता है बेटा वृत्तीय मार्ग की किधर? केंद्र की ओर। किधर काम करता है? केंद्र की ओर, ठीक है, वो बल कार्य करता है। अब बल जो है वो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, तो बल बराबर मालूम है हमको क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल की दिशा अगर अंदर की ओर है, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर है, तो जो त्वरण रहेगी उसकी भी दिशा कहां रहेगी बेटा? वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर रहेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है, इस वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक, ठीक है, बिंदु की जो रहती है केंद्र से दूरी वो समान होती है। वृत्त की त्रिज्या आर की क्या होती है बेटा? बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या आर की क्या होती है? बराबर होती है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? वृत्तीय गति को समझ सकते हैं। कुछ बातें बताएं जो फैक्ट वाली बातें, फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। वृत्तीय मार्ग जो है उसके प्रत्येक, वृत्तीय जो मार्ग है उसके प्रत्येक कण की वृत्त की केंद्र से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। और वृत्त की त्रिज्या आर की क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। पहली बात, वृत्तीय मार्ग के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्तीय मार्ग के किसी बिंदु पर जो वस्तु का वेग रहता है उसकी दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। हमने यहां डायग्राम में देखिए कुछ आपको दिखाए हैं। और उस
वस्तु पर लगने वाले जो बल की दिशा होती है वो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है, मतलब जो त्वरण होती है उसकी दिशा कहां होती है, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। अब हमको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म्स देखने बेटा, उससे पहले मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए क्या क्या और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं वृत्तीय गति के लिए, ठीक है, जो हमारे आसपास होते हैं। देखिए बोलता है अगर कोई बच्चा किसी भी वस्तु पर कोई धागा बांध दे, रस्सी बांध दे और उसको अपने चारों ओर क्या करे, घुमाए, तो उस वस्तु की जो गति होगी वो वृत्तीय गति कहलाएगी। दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एक कोई भी खिलौना है, कोई वस्तु है, उस पर एक रस्सी बांध दी है और उसको गोल गोल चारों ओर घुमा रहा है, तो ये गति क्या कहलाएगी बेटा, ये वृत्तीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, ये वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, इस तरह का जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। आगे ये झूला सभी ने देखा होगा, मेले में गए होंगे या किसी भी जो पार्क वगैरह में रहता है, इस तरह का झूला मिल जाता है हम लोगों को। जो मिनी बाजार रहता है, छोटा मेला रहता है, वहां भी इस तरह का झूला आता है। ये झूला जो है, ठीक है, झूला जो है वो कौन सा गति करता है बेटा, ये सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है। बार बार एक वृत्ताकार पथ पर अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है, तो ये क्या हो जाता है, वृत्तीय गति हो जाता है। खेल का मैदान जहां खिलाड़ी दौड़ते हैं, कैसा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ सर्कुलर ट्रैक बना है बेटा, एक वृत्तीय मार्ग है। ये भी क्या है बेटा, वृत्तीय मार्ग है। इस मार्ग की प्रत्येक कण की दूरी केंद्र से कैसी होगी बेटा, समान होगी। और एग्जांपल ले सकते हैं, चंद्रमा जो रहती है वो पृथ्वी के चारों ओर, बोलते हैं लगभग जो वृत्तीय मार्ग रहता है, एकदम वृत्तीय मार्ग नहीं बोल सकते मगर लगभग वृत्तीय मार्ग की तरह रहता है, लगातार क्या करता रहता है बेटा, चक्कर लगाते रहता है। वैसे ही जो सौर मंडल होता है वहां सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह क्या करते हैं, वृत्तीय मार्ग में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए बेटा, ठीक है। गाड़ी के जो चक्के रहते हैं उसके किनारे का भाग, सुई के कांटों का किनारे का भाग, ठीक है, जो हमारे फैंस हैं उनके किनारों का भाग। अगर कोई बच्चा या कोई लड़का क्या करता है, धागे से, ठीक है, रस्सी से क्या बांध देता है, कोई खिलौना या किसी चीज को बांधकर चारों ओर घुमाएगा, तो वो वृत्तीय गति, झूले की गति वृत्तीय गति, सर्कुलर ट्रैक पर जो गति होती है वो कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। लगभग वृत्तीय गति के समान ये भी है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है बेटा, सर्कुलर मोशन करता है, ये भी हमारे पास वृत्तीय गति का एक एग्जांपल हो जाता है। साथ ही साथ सौरमंडल में स्थित विभिन्न ग्रह जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनकी गति को भी हम क्या मान सकते हैं, वृत्तीय गति मान सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। अब कुछ टर्म्स की बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे, किसको लेकर, वृत्तीय गति को लेकर, कि क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन से यहां परिभाषाएं हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन से हम पद है, जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैं फिर से एक वृत्त की बात करूंगा बेटा, वृत्त जिसका केंद्र क्या है बेटा, O है, और इसकी जो त्रिज्या है बेटा, इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हम स्मॉल r लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बेटा, स्मॉल r लेकर चलते हैं, ठीक है। अब बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हैं वो हम यहां देखते चलेंगे बेटा। सबसे पहला जो टर्म हम देखने वाले हैं वो होता है आवर्त काल। क्या होता है बेटा, आवर्त काल, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं कि आवर्त काल क्या है या टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, तो मैं एक लाइन में इसको परिभाषित कर सकता हूं बेटा कि जो आवर्त काल या जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बेटा टाइम पर साइकिल, टाइम पर साइकिल, ठीक है। वन लाइन में सबसे छोटा डेफिनेशन आवर्त काल के लिए, टाइम पर साइकिल, टाइम मतलब समय, टाइम मतलब समय, पर मतलब एक, समय, साइकिल मतलब चक्कर या राउंड, या टाइम पर साइकिल की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा रिवॉल्यूशन। समय एक चक्कर मतलब एक चक्कर में लगा हुआ समय। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु वृत्तीय गति करने वाली वस्तु
वस्तु को एक चक्कर में जो समय लगता है उसे उसका क्या कहते हैं बेटा? आवर्तकाल कहते हैं। ये हो जाती है बेटा परिभाषा। वृत्ति गति करने वाले वस्तु को एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में मतलब पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम उसका क्या कहते हैं बेटा? आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। शॉर्टेस्ट मैंने बताया बोलने का तरीका होना चाहिए टाइम पर साइकिल। मतलब ये हुआ बेटा कि हर साइकिल में, मतलब प्रत्येक साइकिल में, पर साइकिल मतलब वन साइकिल में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, या टाइम पर रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में लगा हुआ समय, ये क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। और इसे हम किससे? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं ये चीज। ओके, अब सेकंड जो डेफिनेशन हम देखेंगे, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा बेटा, पहले देख लीजिए आप। सेकंड जो परिभाषा हमारे पास में आती है बेटा वो होती है आवृत्ति। इंग्लिश में बोला जाता है इसको फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको भी अगर हम शॉर्ट में बोलें फ्रीक्वेंसी को, तो ये होता है बेटा साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड मतलब एक चक्कर, या बोल सकते हैं एक सेकंड में चक्करों की संख्या, ठीक है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। यहां हम परिभाषा लिखेंगे, वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे उसका क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बताया बेटा? वृत्ति गति करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे उसका आवृत्ति कहते हैं। या मैंने शॉर्टेस्ट रूप बताया फिर से, साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार सुनिएगा। सबसे पहले हमने बात किया बेटा आवर्तकाल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। आवर्तकाल टाइम पर साइकिल, एक चक्कर में लगा हुआ समय। परिभाषा बोलेंगे या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कोई वृत्ति गति करने वाली कोई वस्तु या कोई कण एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसे हम उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, या उसका टाइम पीरियड कहते हैं। कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब समय है तो उसका मात्रक भी बता सकते थे। उसका मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। विमेय सूत्र होता है m द पावर 0, l द पावर 0, t द पावर 0। ये भी हम लिख सकते थे, ये लिख। अब बात की है बेटा हमने फ्रीक्वेंसी की। साइकिल पर सेकंड, वृत्ति गति करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे हम उसकी क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। उसे हम उसकी क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और आवृत्ति को इसे एफ या कई जगह स्मॉल एन से भी दिखा सकते हैं, या हम फिजिक्स में अक्सर यूज करते हैं बेटा न्यू। किसे? न्यू। ये होता है न्यू, NU, न्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। न्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं बेटा इसका मात्रक, लिखना भूल गया था। ये मात्रक क्या होता है बेटा? इसका सेकंड होता है। और विमा,
विमा की बात करेंगे तो m⁻0 L⁻0 t, m⁻0 L⁻0 t ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। h z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? h z से प्रदर्शित करते हैं हर्ट्ज। और विमेय सूत्र यहां होता है m⁻0 L⁻0 t इनवर्स। ठीक है, अब t इनवर्स लिखने का जो रीजन है बहुत ही यूनिक रीजन होता है। चलिए वो मैं आपको बताता हूं बेटा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कहां से? आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध से, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध से मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये रीजन होता है। अब देखेंगे आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। ठीक है, क्या बताया बेटा? बहुत ही सिंपल है, देखते रहना। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। मतलब t सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? t सेकंड में एक चक्कर। t सेकंड में कितने चक्कर बेटा? एक चक्कर। इसलिए एक सेकंड में 1/t चक्कर। बहुत ही आसान है, फिर से सुनिएगा। एक चक्कर में लगा हुआ समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। मतलब t सेकंड बराबर एक चक्कर, एक आवर्तकाल। t सेकंड कितने चक्कर? एक चक्कर। इसलिए एक सेकंड, t का मान t सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितने चक्कर? 1/t चक्कर। और एक सेकंड में जो चक्कर की संख्या है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यू। क्या बोलते हैं हम? न्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t। बात समझ में आई? एक सेकंड में जो चक्कर की संख्या है वो न्यू हो जाएगा। तो एक सेकंड में कितने चक्कर? 1/t चक्कर। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। या फिर हम इसको लिखेंगे बेटा न्यू इंटू t इज इक्वल टू 1। न्यू इंटू t इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास में संबंध होता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वो एक होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर शब्दों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। 1 क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे इसको आवृत्ति गुना आवर्तकाल बराबर 1। ऐसे हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो परिभाषाएं हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको अभी बताया है, बहुत अच्छे से आप सभी को याद रखना है। फिर से एक बार सुनिए, मैंने सबसे पहले आपको कौन सा टर्म बताया बेटा? आवर्तकाल, टाइम पीरियड के बारे में बताया। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पर साइकिल, एक चक्कर में लगा हुआ समय। वृत्ति गति करने वाली कोई वस्तु एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। और विमेय सूत्र m⁻0 L⁻0 t होता है। आवृत्ति साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। वृत्ति गति करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को स्मॉल f से भी दिखाते हैं, स्मॉल n से भी दिखाते हैं और न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। और फिजिक्स में हम अधिकांश जगह जो रहता है फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से ही रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, आगे आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध बोलता है बेटा। तो संबंध निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए मैंने बताया कि एक जो क्या होता है? आवर्तकाल होता है, वो एक चक्कर में लगा हुआ समय होता है। तो t सेकंड बराबर कितना चक्कर? एक चक्कर। एक आवर्तकाल में t सेकंड, तो t सेकंड बराबर एक चक्कर। अब t सेकंड निकल गया, इसलिए एक सेकंड बराबर 1/t चक्कर। एक सेकंड बराबर कितना हो गया?
टी चक्कर, और 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसको हम न्यू बोलते हैं, इसलिए न्यू इज इक्वल टू 1/t, या फिर हम लिख सकते हैं न्यू इंटू टी इक्वल 1, मतलब आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल 1 होता है। या हम बोल सकते हैं कि जो आवर्तकाल है वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टर्म्स में इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये है बेटा, आगे बढ़ेंगे क्लास में। आज मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा लेक्चर हमारा हो सकता है बड़ा हो जाए, मगर इस क्लास में हम शुरू से लेकर आप अंत तक वीडियो देखते रहिएंगे। हम टोटल टर्म्स लेकर चलने वाले हैं, एक समान वृत्ति गति को लेकर। ओके, अब जो अगली मैं परिभाषा लेकर चलने वाला हूं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कोणीय विस्थापन। ये हमारा 4th पॉइंट होगा बेटा, क्या बताना है? कोणीय विस्थापन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम? कोणीय विस्थापन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं 4th पॉइंट। कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन आपने पढ़ चुका है, कहां पढ़ा है विस्थापन आपने? जब हमने आपको 1 डायमेंशन मोशन बताया था, ऋजुरेखीय गति पढ़ाया था, वहां हमने आपको शुरुआत में विस्थापन बताया था। विस्थापन होता क्या है? विस्थापन होता है बेटा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? विस्थापन। वो रेखीय विस्थापन था, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा कोणीय विस्थापन। क्या पढ़ेंगे हम? कोणीय विस्थापन। तो चलिए आ जाएंगे बेटा डायग्राम में। ये देखेंगे इधर, ठीक है, ये मान के चलते हैं कोई वस्तु जो है वृत्तीय गति कर रही है। इस वृत्त का जो केंद्र O है और जो त्रिज्या है बेटा वो त्रिज्या हम स्मॉल r लेके चलते हैं। त्रिज्या को क्या लेके चलते हैं बेटा? हम स्मॉल r है। ठीक है, जो कण है वो बिंदु P से t इक्वल कितने समय पर? 0 समय पर P से चलना शुरू करती है और t इक्वल t समय पर कहां पहुंच जाती है बेटा? Q पर पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही है? एक कोई वस्तु या एक कोई कण O केंद्र, कितना केंद्र? O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है। कहां से चलना शुरू करती है? बिंदु P से चलना शुरू करती है और t इक्वल 0 समय पर बिंदु P से चलना शुरू करती है, मतलब P उसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई और Q जो है वो उसकी अंतिम स्थिति हो गई। t इक्वल t पर कहां पहुंच जाती है? Q पर। तो दोनों जगहों पर इसका वेग ये v1 हो जाएगा, यहां इसका वेग क्या हो जाएगा बेटा? v2। ऐसे हमको वेग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वेग को यहां मिटा देता हूं बेटा, अभी हमको काम नहीं है वेग का। तो ये बस समझिए आप, बात समझ में आई? एक कण O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में वृत्तीय गति कर रहा है। t इक्वल 0 पर कण की स्थिति P, मतलब प्रारंभिक स्थिति P है, और t इक्वल t समय पर कण की स्थिति Q, मतलब अंतिम स्थिति Q है। तो देखो विस्थापन की अगर बात करेंगे तो मैं यहां P और Q के बीच में एक रेखा खींच देता हूं। P और Q के बीच में क्या खींच दूंगा बेटा? एक रेखा मैंने यहां खींच दिया, ये लंबवत रेखा है। तो ये जो रेखा है वो रेखीय विस्थापन डेल्टा S को प्रदर्शित करता है या बताता है कि P और Q के बीच में जो विस्थापन है वो कितना है बेटा? रेखीय विस्थापन डेल्टा S है। ठीक है, ये चित्र से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक वृत्तीय मार्ग है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या है बेटा? स्मॉल r है। ठीक है, पहले कण कहां स्थित था? बिंदु P पर, कितने समय पर? t इक्वल 0 समय पर। फिर t इक्वल t समय पर कण कहां पहुंच गया? Q पर। तो रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? PQ हो जाएगा। ठीक है, PQ क्या हो जाएगा? रेखीय विस्थापन। और साथ ही साथ देखो एक एंगल से एक कोण बनाते हुए ये मुड़ गई बेटा, एक एंगल से मुड़ गई। ठीक है, ये मैं त्रिज्या को इधर लिख देता हूं। ये कितना कोण बना रही है? यहां थीटा कोण। कितना कोण बना रही है बेटा? ये थीटा कोण।
कोणीय विस्थापन में ये थीटा कोण बनाते हुए क्या हो गई है, मुड़ गई। कोण कितना है बेटा, थीटा है, और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन। तो इस कोण का मान हमको निकालना है, कोणीय विस्थापन में इस कोण का मान हमको निकालना है। तो कोण का मान निकालने के लिए अब हमारे पास में सूत्र आएंगे, हम कौन सा सूत्र आएंगे बेटा, सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या लगाएंगे बेटा, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण कितना है, देखिए कोण थीटा है, मैं इसको ले लेता हूं बेटा डेल्टा थीटा। चाप ये PQ, PQ क्या हो जाएगा बेटा, यहां चाप हो जाएगा। तो चाप क्या है हमारे पास में, PQ है, और त्रिज्या OP है। त्रिज्या क्या है बेटा, OP है। तो कोण डेल्टा थीटा इज इक्वल टू चाप PQ, रेखीय विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, तो डेल्टा S, और त्रिज्या क्या है बेटा, R है, तो ये R, ये क्या हो गया बेटा, R, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा कोणीय विस्थापन। क्या आ जाता है यहाँ हमारे पास में, ये कोणीय विस्थापन आ जाता है। अब यहां हम लिख लेते हैं इसका मात्रक। कोण है तो कोण का मात्रक क्या होता है बेटा, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है बेटा, रेडियन। RAD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और विमा, ये कैसी राशि है बेटा, विमाहीन राशि, क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। कैसी राशि है ये, विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि समान राशियों का। चाप भी क्या है, एक तरह का लंबाई है, त्रिज्या भी क्या है, एक तरह का लंबाई है। तो बात समझ में आई। कोणीय विस्थापन, कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो जितने कोण से क्या हो जाता है बेटा, घूम जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहां से निकालेंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से। कोण डेल्टा थीटा ले लिए, चाप है हमारे पास में PCQ गया तो PQ चाप हो जाता है बेटा, डेल्टा S रेखीय विस्थापन आ रहा है, ठीक है। और त्रिज्या क्या है हमारे पास में, OP इज इक्वल टू R, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा R। मात्रक होगा रेडियन, और विमा होगा बेटा कैसी राशि होगी, विमाहीन राशि होगी। ये हो गया कोणीय विस्थापन। अब फिफ्थ पॉइंट में, यहां हम फिफ्थ पॉइंट में कोणीय विस्थापन के बाद हम देखेंगे बेटा कोणीय वेग। कोणीय वेग बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते जाएंगे। ये है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग देखना है। कोणीय वेग क्या होता है, वेग क्या होता है ये पहले देखिए। रेखीय विस्थापन में आपने वेग पढ़ा है, ठीक है। वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के साथ होता है, तो उसे हम वस्तु का वेग कहते हैं। तो अगर हमको कोणीय वेग निकालना है, अब हमको क्या निकालना है बेटा, कोणीय वेग निकालना है। तो फिर से हम सबसे पहले आप यहां लिख लेना बेटा, वेग बराबर क्या होता है बेटा, वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन बटा होता है बेटा समय अंतराल, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, यहां देखो हमको क्या निकालना है बेटा, यहां कोणीय वेग। बात समझ में आ रही है। वेग बराबर मैंने लिख लिया है विस्थापन बटा समय। तो हमको चाहिए क्या, हमको यहां चाहिए बेटा कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर होता है बेटा कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। बस इतना है, सामने कोणीय कोणीय लगा देंगे, बन जाएगा। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। कोणीय वेग को दिखाते हैं बेटा हम ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा। देखो ऐसे कुछ W के जैसे ऐसे गोल घुमा के लिख देना, ये होता है बेटा ओमेगा। ग्रीक अक्षर होता है, कैसा अक्षर होता है बेटा, ग्रीक अक्षर ओमेगा। कोणीय विस्थापन हमने देख चुका है डेल्टा थीटा अपॉन, ठीक है, समय अंतराल। समय अंतराल क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी, ये ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये। और फिर हम बात करेंगे बेटा इसके भी मात्रक की। तो मात्रक हो जाएगा बेटा कोण का मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। कोण का मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। विमा, अब कोण का तो विमा नहीं होता, टाइम का होता है बेटा। टाइम नीचे है,
इनवर्स में है तो ये m द पावर 0 l द पावर 0 t इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा t इनवर्स। ये मात्रक और क्या आ गई विमा। 5वां नंबर क्लियर है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो कोणीय वेग बराबर होता है बेटा कोणीय विस्थापन बटा समय। परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु दिए गए समय अंतराल में क्या होता है, बोलता है जितने कोण से घूम जाता है वो उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है, और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे बेटा कोणीय वेग कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कोणीय वेग कहेंगे। अब यहां हम 6 नंबर में, ठीक है, 6वें नंबर में, 6 नंबर में चलिए हम देखेंगे बेटा यहां कोणीय त्वरण। क्या देखेंगे बेटा हम, कोणीय त्वरण। ये भी हम देख लेते हैं यहां कोणीय त्वरण किसे कहते हैं। ये हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन। सेम वैसे ही यहां भी हम तैयार करेंगे बेटा, यहां भी हम सूत्र में आएंगे। हमको चाहिए क्या, कोणीय त्वरण। हम यहां त्वरण मालूम है हमको, त्वरण क्या होता है बेटा, यहां मैं लिखूंगा वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब हमको चाहिए क्या, कोणीय, तो हम सामने लगा देंगे बेटा कोणीय। ये कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। कोणीय त्वरण को हम दिखाएंगे किससे, अल्फा से। किससे दिखाते हैं बेटा, अल्फा से। कोणीय वेग ओमेगा है तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में डेल्टा ओमेगा, और समय अंतराल होता है बेटा डेल्टा टी। ये तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां भी हम क्या करेंगे बेटा, मात्रक बताएंगे। मात्रक क्या हो जाएगा यहां, अब देखिए ओमेगा रेडियन पर सेकंड, और ये सेकंड, ये मात्रक हो जाएगा बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और वी में जो इसका विमा होगा, ठीक है। इसका भी हम क्या देख लेते हैं, विमा देख लेते हैं बेटा। तो विमा क्या हो जाएगा यहां हमारे पास में, ये जो विमा है वो हो जाएगा बेटा m0 L0 t इनवर्स स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर आ रहा है इसलिए ये। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण को समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और याद आपको रखना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी सूत्र होते हैं बेटा, बहुत ही जरूरी क्या होते हैं हमारे पास में फॉर्मूले रहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और, ये मैंने जो आपको जो टर्म्स बताए, इसके बाद हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप देखना है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप देखना है। किसके मध्य में, कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध आपको मैं बताने वाला हूं। किसमें, कोणीय वेग, आवर्तकाल, ठीक है, कोणीय वेग, आवर्तकाल, ठीक है। यहां देख लेते हैं कोणीय वेग क्या होता है बेटा, कोणीय वेग क्या होता है ओमेगा, आवर्तकाल टी, और ठीक है, कोणीय वेग, आवर्तकाल और किसमें, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है बेटा, न्यू में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध होता है बेटा, बहुत जगह यूज होगा, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, सारी जगह ये रिलेशनशिप आपके काम आने वाला है। तो देखिए कहां से हम बनाएंगे कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। अभी आपने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़े हमने, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, कोणीय वेग। अभी हमने पढ़ा है कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन, ठीक है, क्या होता है बेटा, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, समय अंतराल, ठीक है।
तो देखिए वृत्ति गति करने वाली जो वस्तु रहती है बेटा, जो भी वस्तु क्या करती है, वृत्ति गति करती है। अगर मान के चलिए कोई वस्तु जो है वो वृत्ति गति कर रही है, ठीक है, ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या के मार्ग में, तो अगर वो मान के चलो इस बिंदु P से चलना शुरू करेगी और पूरा एक चक्कर लगाती है ये तीर के निशान की दिशा में, और वापस P पर आ जाएगी। वापस कहां जाएगी बेटा? P पर। तो कितने कोण से घूम जाएगी? O से चलेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो कितने कोण से घूम जाएगी बेटा? एक बिंदु पर वो 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। तो अगर मैं यहां कैलकुलेशन में क्या रखूं? डेल्टा थीटा की जगह में 2 पाई रखूं, और एक चक्कर में लगा हुआ समय क्या होता है बेटा? टी होता है। तो ओमेगा इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई बाई टी। ये देखिएगा ओमेगा इजिकल टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास में? 2 पाई बाई टी। जबकि हमको मालूम है कि 1/t क्या होता है बेटा? न्यू होता है। एक बेटा आवर्तकाल क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। इसलिए ओमेगा इजिकल टू 2 पाई न्यू, ये रिलेशन हो जाएगा। ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टी और ओमेगा इजिकल टू क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई न्यू। ये आवर्तकाल, आवृत्ति और किसमें? कोणीय वेग में संबंध होता है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। कोणीय वेग से स्टार्ट करेंगे। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। तो वृत्ति गति करने वाली कोई वस्तु एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितने कोण से बेटा? 360। 2 पाई मतलब क्या है? 2 पाई रेडियन, या फिर हम बोलते हैं 360 डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा? 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से घूम जाती है, मतलब 2 पाई रेडियन से घूम जाती है। और एक चक्कर में लगा हुआ समय कितना होता है? टी। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टी, ये एक रिलेशन होता है। और 1/t को अगर हम न्यू लिख देंगे तो ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा? 2 पाई न्यू हो जाता है। ओके, ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स थे जो मैंने आपको समझा दिया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। कहां? एक समान वृत्ति गति की गतिकी में, ठीक है, एक समान वृत्ति गति। आगे हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे वृत्ति गति के बारे में, वहां ये सारे के सारे टर्म्स यूज होते हैं। और यही टर्म्स जो है बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वहां भी यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आज का क्लास मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा लंबा क्लास है, मैं सारे के सारे टर्म्स कंप्लीट करना चाहता हूं इस एक लेक्चर में। ओके, बहुत ही थोड़ा सा चीज बच गया है। अब देखिए इसके बाद में यहां, ठीक है, इसमें ये मैंने एक और डायग्राम लेके रखा हुआ है। यहां मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं आपको क्या समझाने वाला हूं? रेखीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, रेखीय वेग। रेखीय वेग क्या है? v, और कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या है बेटा? ओमेगा में संबंध, ये हम आपको बताने वाले हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है। तो ये डायग्राम फिर से मैं एक बार लेके चलने वाला हूं। क्या चीज बताया मैंने? मान के चलेंगे O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कोई कण जो है वो t=0 समय पर कहां स्थित है? बिंदु P पर स्थित है। और t समय पर वो कण कहां स्थित है? Q पर स्थित है। तो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा? कोणीय विस्थापन हो जाएगा। कोणीय विस्थापन को हम डेल्टा थीटा से दिखाते हैं। ये हो जाएगा उसका रेखीय विस्थापन डेल्टा S, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका रेखीय वेग होता है वो v है और कोणीय वेग जो है वो क्या है बेटा? ओमेगा है। मान के चलते हैं ये रेखीय वेग क्या है बेटा? v है, एक समान वेग से गति कर रहा है, v है। और जो उसका कोणीय वेग है वो क्या है? ओमेगा है। तो चित्र में हमने जितनी चीजें बोली है वो आपको लिखनी भी पड़ेगी। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, परीक्षा की कक्ष में जाएंगे बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी भी पड़ेगी। बहुत ही आसान है, डायग्राम देख के लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे आप, मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। आप लिखेंगे मान के चलते हैं कि कोई कण जो है वो
O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में एक समान वृत्तीय चाल ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। क्लियर हुई बात? मान के चलते हैं कोई कण O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में एक समान कोणीय चाल ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। कण P पर, ठीक है, t इक्वल 0 समय पर, मतलब प्रारंभिक समय पर कण की स्थिति क्या है बेटा? P है। और t समय पश्चात, t इक्वल t समय पश्चात उसकी स्थिति क्या हो जाती है? Q। दोनों कणों पर हमने वेग देखा, उसका रेखीय वेग तो क्या है बेटा? v है। एक समान चाल से गति कर रही, इसलिए उसका रेखीय वेग भी क्या मान लिया हमने? v मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहां, अब रेखीय वेग और कोणीय वेग ओमेगा में हमको संबंध ज्ञात करना है। तो इस संबंध की शुरुआत कहां से करते हैं हम? ये जो रिलेशनशिप निकलेगा बेटा, इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? यहां चलिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स में लिख के बता देता हूं। क्या लिखेंगे बेटा? हम यहां लिखेंगे, मान लो कोई वस्तु, क्या लिखेंगे हम? मान लो कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय, ठीक है, R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, सूक्ष्म समय अंतराल, सूक्ष्म समय अंतराल, इसको हम समय अंतराल ले लेते हैं बेटा, डेल्टा t, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में डेल्टा s दूरी तय कर कहां से? P से Q पहुंचता है। P से Q क्या होता है बेटा? पहुंचता है। ठीक है, तब वस्तु का कोणीय विस्थापन, तब हम क्या देखेंगे बेटा? वस्तु का कोणीय विस्थापन देखेंगे। ठीक है, वस्तु का कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से डेल्टा एस बाई आर, डेल्टा थीटा इज इक्वल डेल्टा एस बाई आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब दोनों पक्षों को अगर हम डेल्टा टी से भाग दे दें, डेल्टा टी से भाग देने पर क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा टी से भाग देंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, या फिर हम इसको लिखते बेटा डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। बात समझ में आई आपको? क्या मान के चले? माना कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में डेल्टा s दूरी तय करके P से कहां पहुंच जाता है? Q। P से कहां पहुंच गया बेटा? Q। समय अंतराल t माइनस 0 को हमने क्या ले लिया? डेल्टा t ले लिया बेटा। ठीक है, तब वस्तु का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, कोणीय विस्थापन कोण बराबर कहां से? चाप बटा त्रिज्या से, चाप डेल्टा एस है बेटा, त्रिज्या क्या है? R है। दोनों पक्षों में अगर डेल्टा टी का भाग दे दें, बोलता है दोनों पक्षों में हम किसका भाग दे देते हैं? डेल्टा टी का भाग दे दें तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जबकि हमको मालूम है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है बेटा? कोणीय वेग, मतलब ये होता है ओमेगा, ये क्या होता है बेटा? ओमेगा। ठीक है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी रेखीय विस्थापन बटा समय अंतराल, ये होता है बेटा रेखीय वेग। ये क्या होता है हमारे पास में? रेखीय वेग। रेखीय वेग मतलब v। ठीक है, दोनों मान रख देते हैं। अतः डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की जगह में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? कोणीय वेग ओमेगा। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह में v अपॉन आर आ जाएगा r, और v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ओमेगा इंटू आर। ये ठीक है।
हम इसको लिख सकते हैं कि रेखीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग गुना त्रिज्या। ये इस तरीके से रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या होता है। ये संबंध होता है बेटा रेखीय वेग और कोणीय वेग में। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया होगा। हमने एक कण मान के चला जो ओ केंद्र आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में, डेल्टा एस दूरी तय करके पी से कहां पहुंच गया बेटा क्यू। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर निकालना, दोनों पक्षों को डेल्टा टी से भाग दे देना। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है ओमेगा और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है बेटा वी। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर या वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशनशिप निकल जाता है। चलिए इसके बाद एक और रिलेशनशिप है, लास्ट रिलेशनशिप है, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई हमारी आज की। अब हम जैसे हमने रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध देखा बेटा, वैसे ही हम रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध बताते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं बेटा क्या चीज, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, देखिए मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं बेटा। अब हम देखेंगे रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, जो त्वरण हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन स्मॉल ए, और किसमें, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय त्वरण को किससे दिखाया बेटा हमने, अल्फा में संबंध। ठीक है, इन दोनों में हमको देखना है बेटा संबंध। ठीक है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो देखिए कैसे हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं आपको। अब अभी जो हमने देखा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या देखा हमने, हम जानते हैं कि, या फिर इसको भी ऐसे आप लिख के स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। कैसे लिख के स्टार्ट करेंगे, इसको भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो कुछ ऐसे आप लिख के स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे शुरुआत करेंगे कि माना, ठीक है, माना वृत्तीय गति करने वाले किसी कण का रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय वेग क्या है बेटा, ओमेगा है। ठीक है, इसलिए ये रिलेशनशिप होता है। v इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी हमने देखा ओमेगा इंटू आर, जहां आर क्या चीज है बेटा, वृत्तीय है, मार्ग की त्रिज्या है। जहां आर क्या चीज है बेटा, वृत्तीय मार्ग की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा आर। ये हमारे पास रिलेशन है। अब हम एक काम करेंगे बेटा, यहां ये जो इक्वेशन मिला है उसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं और इसका बेटा हम समय t के सापेक्ष क्या कर देते हैं बेटा, अवकलन करने पर इसको हम समय t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो देखो समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा बेटा dv अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, और ये हो जाएगा d बाई dt ओमेगा इंटू आर। क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। ये dv अपॉन dt इज इक्वल टू, आर कांस्टेंट है बेटा, त्रिज्या बदलती नहीं है, ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, मतलब त्वरण a, ये r, ये कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल अल्फा हो जाएगा बेटा। तो ये हमको रिलेशन मिल जाएगा a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। मतलब शब्दों में हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं बेटा कि रेखीय त्वरण क्या होता है, बराबर होता है किसके, त्रिज्या गुना कोणीय
त्वरण के, त्रिज्या गुना किसके बराबर होता है बेटा, कोणीय त्वरण के, ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण अल्फा में क्या बता सकते हैं बेटा, संबंध बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। मैंने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए, एक समान वृत्ति गति से लेकर आप शुरू से लेकर अंत तक सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। सारी की सारी चीजें मैंने इस एक लेक्चर में लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और यहां हमारा खत्म हो जाता है बेटा कौन सा चैप्टर, ये समतल में गति। अब हम आप सभी से एक नए चैप्टर न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे बस कुछ ही समय पश्चात। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर अब यही बोलना चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेकर आ सकें। ओके बेटा, थैंक यू।